पिछले कुछ दिनों में हंगामा जिसको लेके देश में काफ़ी विवाद है, हंगामा है और बहुत चर्चा है, पार्लियामेंट में चर्चा है, पार्लियामेंट से बाहर चर्चा है। Are you not ashamed of selling India? Yes. Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? किसान संस्थाओं के बीच में चर्चा है और आम आदमी के बीच में भी चर्चा है और वो है इंडो यूएस ट्रेड डील। आप अमेरिका से अलाइन हो जाइए थर्ड कंट्रीज़ के अगेंस्ट में, जिनकी नॉन मार्केट जो प्रिंसिपल जो लोग फॉलो करते हैं। अब नॉन मार्केट प्रिंसिपल्स क्या होता है हमको पता नहीं। इनफैक्ट तो यूएस एक भी चेंज नहीं करेगा, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम अपने सारे डोमेस्टिक रेगुलेशन उनके लिए चेंज कर देंगे। हिंदुस्तान अपने कस्टम्स ड्यूटीज को जीरो करेगा या जीरो के तरफ जाएगा? अमेरिका क्या करेगा? जो 50% रेसिप्रोकल टैरिफ्स था उसको घटाकर 18% करेगा। और यह याद रखने ज़रूरी है यहाँ पर कि यह जो 18% रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिका लगाएगा यह WTO के नियम कानूनों के बिल्कुल खिलाफ है, कंप्लीटली इलीगल है। ट्रंप साहब ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किया जिसमें उन्होंने ये जो प्रेशर डाला कि अगर हिंदुस्तान रशिया से अगर क्रूड आयात करेगा तो हम ये पेनल्टी वापस ले आएंगे। तो आप हमें बताइए कि ये ट्रंप के साथ जो डील है इसकी स्टेबिलिटी क्या है? उसका है इंडिया शुड नॉट बाई, इंडिया को खरीदना नहीं है। इंडिया खरीदेगा तुरंत हमको पनिश करेंगे। और अगर यूएस हमें पनिश करता है तो आज जो 50 से 18 हुआ है वो 25 वापस आ जाएगा, तो 25 प्लस 18 हो जाएगा 43%। 50 से 43%, मतलब 43% तो अनटेनेबल है, डील गिर जाएगा हमारा तुरंत। आरएसएस के जो सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी ये कहा है कि कोई डील अंडर प्रेशर नहीं करना चाहिए। तो एक तरह से वहाँ से भी मैसेजिंग आ रही है। ट्रेड डील चैरिटी नहीं होता है। ट्रेड डील में आप हमको कुछ दीजिए, हम आपको कुछ देंगे। यहाँ तो केवल हम दे रहे हैं, उधर से हमको केवल टेम्प्रेरी रिलीफ है, वो भी उनके इलीगल टैरिफ से। आपको छोटा एग्जांपल देते हैं, मेडिकल डिवाइसेस में तो भारत सरकार क्या करती है कि जो स्टेंट्स होते हैं हार्ट में डाले जाते हैं पेशेंट्स को, तो हमने कहा कि इसका मैक्सिमम प्राइस फिक्स हमने किया है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा उसमें क्यों हाईटेक आइटम है, लोग कुछ भी पैसे ले रहे थे। अगर इंडिया में सप्लाई करना है तो हमने कहा कि आप कम पैसे में दीजिए। मेडिकल स्टेंट से प्राइस कैप उड़ जाएगा 1 मिनट में, तो वो अनलिमिटेड उसका प्राइस हो जाएगा। अब देखना होगा कि जब डिटेल्स आएंगे तब हम लोग यह आकलन कर पाएंगे कि किस हद तक भारत सरकार ने किसानों के हित की रक्षा की है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। नमस्कार, द वायर के इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पे जो पिछले कुछ दिनों में हंगामा जिसको लेके देश में काफ़ी विवाद है, हंगामा है और बहुत चर्चा है, पार्लियामेंट में चर्चा है, पार्लियामेंट से बाहर चर्चा है, किसान संस्थाओं के बीच में चर्चा है और आम आदमी के बीच में भी चर्चा है। और वो है इंडो यूएस ट्रेड डील, जिसकी घोषणा अमेरिका में सबसे पहले ट्रंप के द्वारा वहाँ से हुई और उसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट, आपको पता है जॉइंट स्टेटमेंट आया और उसके बाद अलग से एक ट्रंप साहब का एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया। अब इन सब चीज़ों को लेके हिंदुस्तान में और हमारे जो बुद्धिजीवियों के बीच में, हमारे ऑपोजिशन लीडर्स के बीच में, किसानों के बीच में एक बहुत चिंता का विषय बन गई है। और ऑपोजिशन ने तो ये भी कह दिया है कि ये बिल्कुल एक तरफा एक डील है जिसमें भारत ने अमेरिका को बहुत कुछ दिया है और इन रिटर्न क्या मिला है इसका अभी भी इसका आकलन हो रहा है और पता नहीं लग रहा, पूरी डिटेल्स भी नहीं आई हैं। तो क्योंकि ये एक फ्रेमवर्क, एक एग्रीमेंट बताया जा रहा है और इसका पूरा एक फाइनल एग्रीमेंट अभी और जो नेगोशिएशन चल रही हैं उसको लेके बाद में होगा। और इस विषय को थोड़ा अच्छी तरह समझने के लिए, विस्तार में समझने के लिए हमने हमारे स्टूडियो में बुलाया 2 खास जो ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, जो सरकार में भी रहे हैं और अब सरकार से बाहर आके अपना एक अलग एक संस्था, रिसर्च, इंडिपेंडेंट रिसर्च संस्था चला रहे हैं। तो हमारे साथ हैं अजय श्रीवास्तव जी, जो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव एक नॉन प्रॉफिट संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में और हिंदुस्तान का जो
का रोल है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, उसका पूरा उसका आंकलन करते हैं। और इंडो यूएस ट्रेड के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। और हमारे साथ हैं अभिजीत दास, ये भी ट्रेड एक्सपर्ट रहे और इन्होंने WTO जो संस्था है और हिंदुस्तान का जो WTO में जो नेगोशिएशन रहा है उसमें भी इन्होंने भाग लिया है और सरकार के बिहाफ पे नेगोशिएशंस भी करी हैं इन्होंने पहले। और एक वो सेंटर फॉर WTO स्टडीज़ हैं जो एक कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है उसके तहत एक संस्था है, उसके ये अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं। सो वेलकम अभिजीत, अजय जी वेलकम। तो शुरुआत में आप दोनों से मैं एक सिंपल सवाल ये पूछूंगा कि इस ट्रेड डील को लेके इतना हंगामा क्यों मच रहा है और ये क्यों इतना विवादित हो गया है, और एक तो इसका कंटेंट है क्या है इसमें, और उसके अलावा ये जिस तरह हुआ है, इन दोनों में मैं आपके व्यूज़ में चाहूँगा। आप कौन शुरू करें? आप अजय जी, आप शुरू करें। देखिए, तो जो ट्रेड डील नॉर्मली होते हैं वो मार्केट एक्सेस के लिए होते हैं कि आप टैरिफ कम कर दीजिए तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, या सर्विसेज में थोड़ा लिबरलाइजेशन कर दीजिए, रूल्स थोड़े सिंप्लीफाई कर दीजिए, या इन्वेस्टमेंट रूल्स सिंप्लीफाई कर दीजिए। लेकिन इस ट्रेड में ये सब चीज़ें तो हैं ही, इससे अधिक बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मल ट्रेड डील्स में कवर नहीं होती हैं। जैसे ये बात करता है आपकी फॉरेन पॉलिसी की कि आप अमेरिका से अलाइन हो जाइए थर्ड कंट्रीज़ के अगेंस्ट में, जिनकी नॉन मार्केट जो प्रिंसिपल जो लोग फॉलो करते हैं। अब नॉन मार्केट प्रिंसिपल्स क्या होता है हमको पता नहीं। ये बात करता है हमारे डोमेस्टिक रेगुलेशंस को यूएस के साथ अलाइन करने की। इनफैक्ट तो यूएस एक भी चेंज नहीं करेगा, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम अपने सारे डोमेस्टिक रेगुलेशन उनके लिए चेंज कर देंगे। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, डिजिटल ट्रेड के बारे में बातें हैं, या किसी भी ट्रेड डील में हमने ऐसा नहीं सुना कि एक देश जो है दूसरे देश का सामान इतना खरीदेगा ही खरीदेगा। ये तो प्राइवेट ट्रेड होता है सारा का सारा। प्राइवेट पार्टीज अच्छा समझती हैं तो एक देश से खरीदती है, वरना दूसरे देश से खरीदती हैं। इस देश में ऐसा हो रहा है कि हम एक सिग्नल दे रहे हैं कि हम शायद $500 बिलियन का सामान खरीदेंगे, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। इस सब वजहों से हल्ला बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्लस एग्रीकल्चर की बात है, लोग काफ़ी अलर्ट हैं फार्मर्स की, एग्रीकल्चर में हम क्या देने वाले हैं। इन सब की वजह से ये जो डील है ये और डील से काफ़ी हटके है, तो इसलिए इतना हल्ला हो रहा है। सो अभिजीत, आप बताएं, ये ऑन मेनी लेवल्स ये बहुत ही अप्रत्याशित है, अनप्रेसिडेंटेड है ये ट्रेड डील। जैसे अजय ने कहा भी कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, कोई दो देशों के बीच में कोई ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है फॉर ओपनिंग ट्रेड, और उसके साथ साथ $500 बिलियन का एक एडवांस ऑर्डर दिया जा रहा है कि अगले 5 साल में हम आप ही से खरीदेंगे, और सरकार दे रही है और आश्वासन यूएस गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर के बिहाफ पे। कल को अगर प्राइवेट सेक्टर कोई यूरोपियन यूनियन से या चाइना से खरीदना चाहे तो क्या वो सरकार उस प्राइवेट सेक्टर को डराएगी, धमकाएगी कि नहीं, आप हमने यहाँ आश्वासन दे दिया, यहीं से आप लेंगे। तो ये क्या है, आप समझाइए हमें कि ये किस तरह का ट्रेड डील है, मतलब ये क्या जानवर है ये इंडो यूएस ट्रेड डील। सबसे पहले वेणु, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। ये जो इंटरिम अग्रीमेंट के लिए जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है, इसमें अभी डिटेल्स सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। संभवतः मोटे मोटे मुद्दों पर सहमति हो गई है और डिटेल्स पर शायद अभी भी बातचीत चल रही है, और जब डिटेल्स पर सहमति हो जाएगी तब आने वाले कुछ हफ्तों में या महीने में हमें और जानकारी मिलेगी कि यह जो इंटरिम अग्रीमेंट होगा इंडिया और अमेरिका के आपस में, उसका क्या स्वरूप होगा, उसमें उसका कवरेज क्या होगा। अभी जो लगता है उसमें 3-4 विभिन्न आयाम हैं। एक तो है टैरिफ्स के बारे में, दूसरा है कि इंडिया ने अपनी इंटेंशन जाहिर की है कि अगले 5 वर्षों में $500 बिलियन
का सामान खरीदेगा, हम लोग खरीदेंगे अमेरिका से। उसके अलावा जो अभी जॉइंट स्टेटमेंट आया है उससे यह भी लगता है कि व्यापार के अलावा इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर भी कुछ निगोशिएशंस होंगे, कुछ सहमति बनने की गुंजाइश नज़र आ रही है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो आने वाले समय में बहुत ही बॉयंट सेक्टर होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी का, उस पे भी कुछ सहमति होगी इंडिया और अमेरिका के बीच में। तो अभी जो पब्लिक डोमेन में जो जानकारी है उससे तो यह अवश्य लगता है कि यह एक अपने प्रकार का एक अलग समझौता होगा, और इससे पहले इंडिया ने इस किस्म का समझौता किसी और देश से नहीं किया है। और एक और खास बात कहना, क्या ये बराबरी का समझौता मान सकते हैं इसको? मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। अभी डिटेल्स हमारे पास नहीं हैं, लेकिन जो भी डिटेल्स हैं जॉइंट स्टेटमेंट में, उससे तो लग रहा है कि जो इंटरिम अग्रीमेंट आएगा वह उसमें एसिमेट्रीज होंगे, काफी हद तक वो असंतुलित होगा। और यह मैं दो कारणों के वजह से कहना चाहता हूं। सबसे पहले, आमतौर पर क्या होता है ट्रेड डील्स में, दोनों पक्ष कस्टम्स ड्यूटी को जीरो करते हैं काफी प्रोडक्ट्स पे, या जीरो की तरफ बढ़ते हैं। इस ट्रेड डील में वो नहीं है। इस ट्रेड डील में है कि हिंदुस्तान अपने कस्टम्स ड्यूटीज को जीरो करेगा या जीरो की तरफ जाएगा। अमेरिका क्या करेगा, जो 50% रेसिप्रोकल टैरिफ्स था उसको घटाकर 18% करेगा। और यह याद रखने जरूरी है यहां पर कि यह जो 18% रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिका लगाएगा, यह WTO के नियम कानूनों के बिल्कुल खिलाफ है, कंप्लीटली इलीगल है। तो असंतुलित होने का यह एक कारण है। दूसरा कारण यह है कि इंडिया ने इंटेंशन जाहिर किया है कि $500 बिलियन हम लोग खरीदेंगे गुड्स अमेरिका से। अमेरिका ने तो ऐसी कोई रेसिप्रोकल कमिटमेंट नहीं दिया है। तो इन दो कारणों के वजह से मेरा मानना है कि ये इंटरिम अग्रीमेंट जो आएगा वो स्ट्रक्चरली ही असंतुलित है, इम्बैलेंस्ड होगा, एसिमेट्रिक होगा। अब यह देखने वाली बात है कि किन प्रोडक्ट्स पे हमें शायद कुछ मार्केट एक्सेस मिले। उसमें संभवतः, निश्चित तौर पर तो नहीं, संभवतः हमारे लिए जो हमारे एक्सपोर्ट निर्यात के जो स्तर थे आज से 1 साल पहले, संभवतः हम लोग वहां तक पहुंच पाएं या उससे थोड़ा और बढ़ोतरी कर सकें। लेकिन यह सोचना कि इंटरिम अग्रीमेंट के वजह से अमेरिका के मार्केट में हम लोग टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग हो, या चमड़े के प्रोडक्ट्स हों, या मत्स्य के प्रोडक्ट्स हों, या जेम्स एंड ज्वेलरी हो, उसमें अपना शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ा पाएंगे, यह मुझे नहीं लगता है। सो अजय जी, आप हमें बताएं कि मैं थोड़ा एक पॉलिटिकल इकोनॉमी एक डायमेंशन लेके आना चाहता हूं कि हिंदुस्तान अभी तक जितने हिंदुस्तान ने इस तरह के डील्स करे हैं, चाहे वो WTO में करे हो चाहे बाहर, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को पूरा बरकरार रखते हुए किया है। तो कई एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, आपने भी, मैंने देखा था वायर में ही आपने कहा था करण थापर के शो में, कि आपको ये चिंता है कि हिंदुस्तान अपना जो इंडिपेंडेंट जो ऑटोनमस फॉरेन पॉलिसी या ट्रेड पॉलिसी का जो अभी तक स्टांस रहा है वो काफ़ी डाइल्यूट होता हुआ दिख रहा है आपको। हालांकि और डिटेल्स आने वाली हैं, प्राइमा फेसी जो चीज़ें आई हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? खासकर जो एलिफेंट इन द रूम जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि रशियन ऑयल इंपोर्ट जो हिंदुस्तान को डिस्काउंट में मिलता है, अभी भी डिस्काउंट में मिल रहा है, ज़्यादा नहीं, वो पीयूष गोयल जी कह रहे हैं कि वो ट्रेड डील का भाग नहीं है। आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से पूछिए, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स
भी जवाब नहीं दे रही उसका, वो कह रहे कि हम हमारे नेशनल इंटरेस्ट का पूरा ख्याल रखेंगे, मगर स्पेसिफिक आंसर नहीं दे रहे इसका। और ट्रेड जब जॉइंट स्टेटमेंट आया इंडो यूएस, उसके बाद ट्रंप साहब ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किया जिसमें उन्होंने ये जो प्रेशर डाला कि अगर हिंदुस्तान रशिया से अगर क्रूड आयात करेगा तो हम ये पेनल्टी वापस ले आएंगे। तो आप हमें बताइए कि ये ट्रंप के साथ जो डील है इसकी स्टेबिलिटी क्या है? और इस जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, क्या यूएस इंडिया की एनर्जी पॉलिसी को डिक्टेट करेगा, मतलब क्या? तो पहले रशियन ऑयल को समझते हैं और बाद में स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को समझते हैं। तो रशियन ऑयल में क्या हो रहा है इसको समझने के लिए 4 बिंदु हैं। सबसे पहला, मिस्टर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पे जो रात में अनाउंसमेंट आया था 3 फरवरी को, तो उन्होंने कहा था कि इंडिया पर टैरिफ सहमति हो गई है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करने के बाद में कि टैरिफ जो है 25% से 18 कर देंगे। तो हम लोग रात में वरीड थे कि ये हमारा टैरिफ तो 50 है, 25 क्यों है? तो उन्होंने कहा 25 से 18 कहेंगे। मतलब उन्होंने उस समय रशियन ऑयल के 25% की टैरिफ की बात नहीं की थी। मतलब वो जो ट्रुथ सोशल का पहला था उसमें था कि वो ट्रेड डील हो रहा है, जो इंडिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा है आउटसाइड रशियन ऑयल, वो 25 से 18 करेंगे। 25 से 18 ट्रेड डील में हम कुछ दे रहे हैं, उसकी वजह से 25 से 18 कर रहे हैं। उसके बाद में आया जॉइंट स्टेटमेंट। जॉइंट स्टेटमेंट में कुछ नहीं था, रशियन ऑयल का कोई जिक्र ही नहीं था उसमें, जिसका मोदी जी ने वो भी किया, वेलकम भी किया था जॉइंट स्टेटमेंट ट्विटर में। जी हाँ, तो उसमें रशियन ऑयल का कोई वो नहीं था। उसके बाद में यूएस ने अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला, उसमें उन्होंने कहा कि हम जो है इसमें उन्होंने रशियन ऑयल का डाला, उन्होंने जिक्र डाला और कहा कि एक प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक यूएस सेक्रेटरी कॉमर्स के अंडर में एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी मॉनिटर करेगी, क्योंकि इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि रशियन ऑयल नहीं खरीदेगा। अगर कमेटी को लगता है कि ऑयल खरीदेगा तो फिर हम टैरिफ इंडिया पे बढ़ा देंगे, तुरंत बढ़ा देंगे, वही वापस ले आएंगे। अब तीसरी बात ये हो गई। चौथा, उसके बाद में फिर हमारे यहाँ MEA से विक्रम मिस्री से पूछा गया कि क्या हो रहा है, रशियन ऑयल का इंडिया का क्या है। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी एनर्जी ऑटोनॉमी जारी रखेंगे, डाइवर्सिफिकेशन करेंगे सारा। रशियन ऑयल पे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। तो ये सब अगर हम एक साथ देखें इन सब चीज़ों को, तो इसका मतलब ये है कि यूएस को मालूम है कि 25% उसका है, इंडिया शुड नॉट बाई, इंडिया को खरीदना नहीं है, इंडिया खरीदेगा तुरंत हमको पनिश करेंगे। और अगर यूएस हमें पनिश करता है तो आज जो 50 से 18 हुआ है वो 25 वापस आ जाएगा, तो 25 + 18 हो जाएगा 43%। 50 से 43%, मतलब 43% तो अनटेनेबल है, डील गिर जाएगा हमारा तुरंत। अगर यूएस को लगता है इंडिया खरीद रहा है रशियन ऑयल तो डील तुरंत खत्म हो जाएगा, फिर डील का कोई मतलब नहीं 43% के साथ में। और फिर लोग पूछते हैं कि भारत सरकार कुछ बोल क्यों नहीं रही है जब ट्रंप बोल रहे हैं अपफ्रंट जाकर। तो 2 बातें हैं, भारत सरकार ने जॉइंट स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं कहा है, और अभी क्यों नहीं, उसके बाद क्यों नहीं बोल रहे हैं, ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद में, ट्रंप के सीधे बाद में। उसका एक मैं 2-3 चीज़ें सोच सकता हूँ। लोग सोच रहे हैं इतना दुनिया फ्लक्स में चल रही है, स्पेशली यूएस पॉलिसीज़, क्या पता 1 महीने में क्या होगा। अभी सुन रहे हैं कि 20 फरवरी को यूएस सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग है, शायद उसमें कोई डिसीजन आ जाए। नवंबर में लास्ट हुई थी, हम सोचे अब तक आ जाएगा, थोड़ा उन्होंने डिले किया, उसमें क्या होगा। देखिए परसों क्या हुआ, हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो मिस्टर ट्रंप ने धमकाया कनाडा को कि जो एक विंडसर से डेट्रॉयट बीच ब्रिज मिल रहा है 50% हमको दे दो। अब पैसा उसमें कनाडा का लगा है, कनाडा ने मना किया। तो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में परसों डिस्कस हुआ। तो देखिए आज वहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रिपब्लिकन की मार्जिनल मेजॉरिटी है, बट 6 रिपब्लिकन दे क्रॉस द फ्लोर और वो गए, उन्होंने उसके अगेंस्ट में वोट किया, ट्रंप का वो प्रपोजल गिर गया। तो लोग बात ये कर रहे हैं कि ये जो है मैसेजिंग दे रहा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सुप्रीम कोर्ट को कि वी डोंट लाइक दिस, तो तुमको हमारा इम्प्लिसिट सपोर्ट है। तो हो सकता है भारत सरकार ये सब चीज़ें देख रही है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आने वाला है, कनाडा का देख रहे हैं और चीज़ें बदलेंगी तो क्यों। ट्रंप बीइंग ट्रंप, वो एक बात में कहता है 50% लगा देंगे, 100% का, तो इसको चुप रहते हैं। शायद 1 महीने के अंदर थिंग्स क्लियर होंगी और उस समय देखेंगे क्या करना है। तो आपको ये लगता है कि इंडिया को एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तक वेट करना चाहिए था? यूएस इतनी जल्दबाजी की गई है, इसमें भी लोगों को आशंका है कि इतनी जल्दबाजी क्यों, क्या कारण है इस जल्दबाजी का? और इस तरह फ्रेमवर्क फॉर इंटरिम
फिर बात होगी मार्च के एंड तक, फिर कुछ फाइनलाइज होगा। तो क्या लगता है आपको विजय जी, ये जल्दबाजी का क्या कारण हो सकता है? देखिए, कुछ प्रेशर रही हैं जल्दबाजी का कारण मुझे एक लगता है, वो यह है प्रेसिडेंट ट्रंप को अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को दिखलाना कि हम लोगों ने इंडिया जैसे बड़े इकोनॉमी के साथ बहुत बड़ा ट्रेड डील कर लिया है। तो जल्दबाजी का मूल कारण मुझे यह लगता है। और जहाँ तक रहा सवाल कि इंडिया को सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन तक इंतज़ार करना चाहिए था, मुझे लगता है हम लोग उसी के तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए अभी जॉइंट स्टेटमेंट आया है, लेकिन इंटरिम अग्रीमेंट नहीं आया है। संभवतः इंटरिम अग्रीमेंट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद आए तो यह भी भारत सरकार की रणनीति हो सकती है, उसका अहम हिस्सा हो सकता है। लेकिन आज के समय में जब ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कहना निश्चितता के साथ सही नहीं होगा, मुश्किल है। और हमारे जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अजय जी, मैं देख रहा हूं कि बीजेपी के खेमे के अंदर भी चिंता है। जो कई जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, राइटर्स जो बीजेपी को सपोर्ट करते रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा इमीडिएट कुछ रिलीफ है और लॉन्ग टर्म में इसमें कुछ दिखता नहीं है, ये नुकसान करेगा। और आरएसएस के जो सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी ये कहा है कि कोई डील अंडर प्रेशर नहीं करना चाहिए। तो एक तरह से वहाँ से भी मैसेजिंग आ रही है कि तो क्या आपको लगता है कि, और अब राहुल गांधी ने भी लोकसभा में कह दिया कि भाई प्रेशर बहुत है, और उन्होंने एक जूडो का अपना एक वो दिया है कि किस तरह गले को चोक वाला जो जूडो में होता है, जो पकड़, वो ट्रम्प ने करा हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आपको लगता है कि ये इस पे आगे जाके ये बहुत ये रद्द भी हो सकता है ये ट्रेड डील, और इस पे बहुत बड़े चेंजेस भी आ सकती हैं? जिस तरह का जो प्रेशर हम देख रहे हैं, सिविल सोसाइटी, ऑपोजिशन, फार्मर्स यूनियन, क्या लगता है आपका क्या अंदाज़ा क्या आपका? तो देखिए, अभी जो ये जॉइंट स्टेटमेंट आया है 6 फरवरी को, वो एक पन्ने से भी छोटा है। तो हम कह सकते हैं इसमें बीज हैं, क्या हम करने वाले हैं। ये बीज बड़े होकर वृक्ष बनेंगे तो वो 700-800 पन्ने, 1000 पन्ने का एग्रीमेंट बनेगा, जैसा कि यूएस ने मलेशिया के साथ में किया हुआ है। तो वो एग्रीमेंट जब पढ़ेंगे आप, तो क्या बीज जब वृक्ष बनेगा उसमें क्या चीज़ें आएंगी, क्या नहीं आएंगी, ये हमें देखने की बात है। वो क्या होगा अल्टीमेटली हमको पता नहीं, क्या निगोशिएट होगा। लेकिन बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे हित की नहीं हैं और वो वन साइडेड है। देखिए, ट्रेड डील चैरिटी नहीं होता है। ट्रेड डील में आप हमको कुछ दीजिए, हम आपको कुछ देंगे। यहाँ तो केवल हम दे रहे हैं, उधर से हमको केवल टेम्प्रेरी रिलीफ है, वो भी उनके इलीगल टैरिफ से। अगर सुप्रीम कोर्ट मान लिया उनका टैरिफ इलीगल बोल देता है तो ट्रेड डील का वैल्यू ज़ीरो हमारे लिए। तो उसके बाद में केवल उनका है, और हम जो है ये टेम्प्रेरी रिलीफ के लिए लॉन्ग टर्म उनको परमानेंट कमिटमेंट दे रहे हैं कि हम अपनी डिजिटल ट्रेड पॉलिसी कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। जो भी हमारे रेगुलेशंस थे इंपोर्ट्स की क्वालिटी इंश्योर करने के लिए, यूएस उनको नहीं चाहता है। वो डेयरी इंपोर्ट जो है रेगुलेशंस हैं उनको नहीं चाहता है। वो हम जैसे आपको छोटा एग्जांपल देते हैं, मेडिकल डिवाइसेस में तो हम भारत सरकार क्या करती है कि जो स्टेंट्स होते हैं हार्ट में डाले जाते हैं पेशेंट्स को, तो हमने कहा कि इसका मैक्सिमम प्राइस फिक्स हमने किया है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा उसमें क्यों हाईटेक आइटम है, लोग कुछ भी पैसे ले रहे थे। अगर इंडिया में सप्लाई करना है तो हमने कहा कि आप कम पैसे में दीजिए, तो प्राइस कैप लगा दी उसमें। अब जो है अगर हम ये एग्री करते हैं उनसे कि जो यूएस का रेगुलेशन है वही इंडिया में हम एग्री करेंगे, जो कि ऐसा लगता है जॉइंट में देखिए हम ऐसा करने वाले हैं, तो मेडिकल स्टेंट से प्राइस कैप उड़ जाएगा 1 मिनट में, तो वो अनलिमिटेड उसका प्राइस हो जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब दसियों चीज़ें जो हम गिना सकते हैं उसमें, जो कि हमें नुकसान होगा। डेयरी का हमको सबको पता है, भारत सरकार है कॉग्निजेंट कि डेयरी नहीं खोलना है, बट अमेरिका का इतना अधिक प्रेशर है। तो डेयरी में हमारा बहुत सिंपल है, जैसे कि हम कहते हैं कि हम ऐसा कोई उत्पाद डेयरी का नहीं लेंगे जहाँ जैसे गाय से आया है तो गाय को दूसरी गाय का मीट खिलाया गया हो, लाइव ऑर्गन्स खिलाए गए हों, तो हम ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अमेरिका कहता है अनसाइंटिफिक है, आपको लेना पड़ेगा,
तो हमने माना नहीं है, लेकिन प्रेशर है उनका। तो हम देखेंगे कि ये मेन एग्रीमेंट में सब चीज़ें ना आए। लेकिन आज तो हमने कहा है कि अमेरिका, जैसे मैं अगर अमेरिका मलेशिया का एग्रीमेंट देखता हूँ, तो मलेशिया ने साफ कहा है कि अगर कोई फूड या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अमेरिकन रूल्स को मीट करता है तो इसको माना जाएगा कि मलेशियन रूल को भी मीट कर रहा है। हम नहीं चाहते हैं ऐसा, डिज़ास्टर हो जाएगा। और मुझे मालूम है कि सरकार इस बात की केयर लेगी, बट बीज तो हैं। अब बीज से जब वृक्ष बनेगा तो उसमें हमको बहुत ज़्यादा केयर रखने की ज़रूरत है। आज जो है, जो बीज में जो कुछ है वो काफ़ी हद तक वन साइडेड। अमेरिका अपनी एक पॉलिसी हमारे लिए चेंज नहीं करेगा, उनके यहाँ बहुत मैसिव नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, वो हमारे लिए एक भी नहीं रिलैक्स करेंगे। जो कुछ करना है सब हमको करना है, ये चिंता की बात है। तो अभिजीत, आप ये ज़रा एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र में ये समझाइए कि एक चिंता ये बहुत है लोगों को, यहाँ पे कृषि संस्थानों को भी है और सिविल सोसाइटी में जो एक्टिविस्टों को भी है, अपोजिशन में भी है, कि आपने WTO में काफ़ी काम किया है। तो जिस तरह की सब्सिडीज़ US देती है और यूरोपियन यूनियन भी देती है, तो अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे अगर टैरिफ ज़ीरो की तरफ अगर बढ़े तो वहाँ की जो सब्सिडी जो अमेरिका देती है वो इंडिया तो नहीं मैच कर पाएगा। इंडिया तो गरीब देश है और जो किसानों को यहाँ जो सब्सिडी मिलती है वो तो बहुत ही एक फ्रैक्शन है, उनके हिसाब से देखा है तो कम आता। तो उनको ये प्राइस एडवांटेज तो नेचुरल होगा अगर टैरिफ। तो इसको किस तरह देखते हैं आप आगे जाके, ये कैसे मतलब प्ले आउट करेगा ये कृषि क्षेत्र में? मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं वेणु। कुछ कैलकुलेशंस किए गए थे सेंटर फॉर WTO स्टडीज़ में, जिससे ये सामने आया कि हर एक वर्ष एक फार्मर जो अमेरिका का है उसको करीब 55 से 60 हज़ार डॉलर प्रति वर्ष सब्सिडी मिलती है। और हिंदुस्तान में उसी कैलकुलेशन के हिसाब से प्रति फार्मर करीब 250 से 300 डॉलर प्रति वर्ष। तो आपने बिल्कुल सही कहा, तो यहाँ $300 प्रति और वहाँ पे करीब 55 से 60 हज़ार तो डॉलर। कितना गुना वहाँ ज़्यादा है? मतलब देख लीजिए, मतलब 20 गुना ज़्यादा और अधिक। तो प्राइस पर तो हम लोग मैच नहीं कर पाएंगे, इसीलिए तो सरकार टैरिफ लगाती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर, कि जो अमेरिका हो या यूरोप हो या स्विट्ज़रलैंड हो या नॉर्वे हो, जिन देशों में बहुत अधिक सब्सिडी दी जाती है कृषि क्षेत्र में, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अपने देश में आकर अपने बाजार को डिस्टॉर्ट न करें, हमारे कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लाइवलीहुड पर एडवर्स इम्पैक्ट न हो, इसलिए तो टैरिफ लगाई जाती है। और ये जो इंटरिम अग्रीमेंट होगा, जो जॉइंट स्टेटमेंट में जो संकेत दिए गए हैं, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स का जिक्र है जहां पर इंडिया ने शायद बाजार खोलने की, टैरिफ कम करने की बात कही है, जिसमें कुछ फल हैं, फिर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स है, फिर कुछ फीड आइटम्स हैं जो पोल्ट्री इंडस्ट्री में चिकन को खिलाने में इस्तेमाल होता है। और यह भी संभव है कि एक जो ट्रेड अग्रीमेंट्स में होता है जिसको कहते हैं टैरिफ रेट कोटा, वो शायद इंडिया दे कुछ संवेदनशील प्रोडक्ट्स में। टैरिफ रेट कोटा जरा समझा दीजिए हमारे श्रोताओं को। टैरिफ रेट कोटा का मतलब यह हुआ कि पहले से एक क्वांटिटी की सीमा निर्धारित की जाएगी कि इतना मिलियन टन हम लोग आने देंगे इंडिया में कम टैरिफ में। उन प्रोडक्ट्स में जहां पर देश में डिमांड ज़्यादा है और अपनी प्रोडक्शन कम है, जहां पर गैप है, वहां पर टैरिफ रेट कोटा फायदेमंद हो सकता है, प्रोवाइडेड दो इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखा जाए। सबसे पहले, जो क्या क्वांटिटी फिक्स किया गया टैरिफ रेट कोटा में, वो अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन का एक बहुत छोटा हिस्सा होना चाहिए।
4%, 5% के आसपास। यदि उससे ज़्यादा हो गया 10%, 15%, उससे तो फिर अपने किसानों को दुष्प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि एक मिनिमम इंपोर्ट प्राइस फिक्स्ड होना चाहिए टैरिफ रेट कोटा के तहत, जिससे कि उनमें अमेरिका में कितनी भी सब्सिडी दी जाए, लेकिन जो हिंदुस्तान में निर्यात होगा अमेरिका से, वो एक कम से कम एक मिनिमम प्राइस पर आएगा। यदि यह मिनिमम प्राइस काफ़ी हद तक ऊंचे स्तर पर फिक्स किया जाए, तब किसानों को कुछ हद तक सुरक्षा महसूस कर सकते हैं। लेकिन यह मिनिमम प्राइस यदि बहुत ऊपर नहीं गया, तब तो अमेरिका के सब्सिडी का हम लोग मुकाबला करने में उतने सक्षम नहीं रहेंगे। तो ये सब तरीके हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं सरकार के हाथ में, जिसमें अमेरिका को भी थोड़ी सेटिस्फैक्शन दी जा सकती है और अपने किसानों के हितों की भी रक्षा की जा सकती है। यहाँ पे यह कहना बहुत ज़रूरी है कि सरकार ने यह कहा है कि सीरियल्स को नहीं खोला गया है। सरकार ने यह भी कहा है कि एक उन्होंने पल्सेस का एक ऐड किया था, फिर हटा दिया बाद में, राइट? हाँ, पल्सेस को ऐड करके वो एक फैक्ट शीट आया था, वो एक डॉक्यूमेंट था जो केवल अमेरिका की तरफ से था, वो आम दोनों पार्टियों की सहमति वाली डॉक्यूमेंट नहीं थी। वो अमेरिका ने अपनी अंडरस्टैंडिंग दी थी, जिसको उन्होंने फिर से बदल दिया। जिसमें दलहन की बात की गई थी, जिसको उन्होंने बदल दिया। तो अब देखना होगा कि जब डिटेल्स आएंगे तब हम लोग यह आकलन कर पाएंगे कि किस हद तक भारत सरकार ने किसानों के हित की रक्षा की है। आपको क्या लगता है अजय जी? हाँ, तो अभिजीत, मैं थोड़ा सा असहमत हूँ इस बात से कि टीआरक्यू देकर किसानों के हितों की रक्षा की जाती। ये उस तरह से है ना कि एक फ्लड आ रही है, आपने उसको एक दीवार से रोक रखा है, दीवार में आपने एक होल कर दिया छोटा सा कि बहुत थोड़ा पानी आएगा, हम संभाल लेंगे इसको। भाई वो होल जो है 10 साल 20 साल के बाद में वो फ्लड पूरी अलाउ करेगा। एक बार आपने एंट्री दे दी तो हर साल प्रेशर बढ़ता जाएगा। हमको तो बोलना है कि हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा ना कि ये जो हमारे कोर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या ग्रेन्स हैं, ये सब लाइवलीहुड इश्यूज़ हैं हमारे 70 करोड़ फार्मर्स के लिए। वो फार्मर्स कैसे हैं? अधिकतर फार्मर्स बहुत गरीब हैं, जो उगाते हैं अधिकतर खुद ही उनके खाने पीने में खर्च हो जाता है, वो डोमेस्टिक मार्केट में जाता है, एक्सपोर्ट तो छोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए कि, और दूसरी साइड में अमेरिका के, जैसे अभिजीत जी ने कहा कि हाईली सब्सिडाइज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, तो और वेस्टर्न कंट्रीज़ बहुत, ये एग्रीकल्चर उनके लास्ट फ्रंटियर है ब्रीच करने के लिए डेवलपिंग कंट्री और एलडीसीज़ में। वो चाहते हैं कि उनका एग्रीकल्चर हर जगह डेवलपिंग कंट्रीज़ में बिके, तो उसके लिए वो सारे साम दाम दंड भेद यूज़ कर रहे हैं 50-60 सालों से। इंडिया अभी तक, और रेजिस्ट कर रहा है इंडिया WTO हाँ, के लिए। तो इंडिया हर जगह रजिस्ट कर रहा है, काफ़ी कंट्री रजिस्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि अफ्रीका में क्या हुआ, 2010 में अफ्रीका रजिस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि वो बहुत सारी एड लेते हैं इन सब कंट्रीज से, उन्होंने अलाउ कर दिया इंपोर्ट्स। तो क्या हुआ, यूएस में उस साल ओवर प्रोडक्शन हुआ था और 1/3 प्राइस में उनके यहाँ इंपोर्ट हुआ। अफ्रीकन जो मार्केट प्राइस था, अफ्रीकन फार्मर्स ने जो ग्रो किया था अपना क्रॉप, उससे 1/3 से भी कम में आया, तो वो अपना प्रोडक्ट बेच नहीं पाए। उनको जो प्रॉब्लम हुई छोड़िए, अगले साल उन्होंने उगाया नहीं कि भाई हम तो बेच ही नहीं पा रहे हैं, तो हम उगाएंगे क्यों। अगले साल अमेरिका में ओवर प्रोडक्शन नहीं हुआ और इनके यहाँ फेमिन लाइक कंडीशन हो गई, क्योंकि इनके यहाँ कुछ है ही नहीं खाने के लिए। तो नाइजीरिया, घाना, कई कंट्रीज़ में मिलियंस ऑफ पीपल दे डाइड ऑफ फेमिन, है ना। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ तो 70 करोड़ लोग हैं, ये लाइवलीहुड इशू, हमें ट्रेड इशू है नहीं। हमको ठीक से समझना पड़ेगा। जब मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के हैं, वो कहते हैं आप कब तक प्रोटेक्ट करोगे इंडियन फार्मर्स को, इतना इनएफिशिएंट है, दे हैव टू मेंड देयर वेज, उनको अपने आप सुधार करना पड़ेगा। तो मेरा जवाब हमेशा ये रहता है, मैं कहता हूँ कि मान लीजिए कि हम ऐसी टेक्निक लाते हैं कि हम सुपर एफिशिएंट हो जाते हैं, दुनिया में जो मोस्ट एफिशिएंट लोग हैं हम उनसे भी एफिशिएंट हो जाते हैं, तो क्या होगा, जो फसल आज 70 करोड़ लोग उगा रहे हैं, मान लीजिए 1 करोड़ लोग उगाते हैं, ये 69 करोड़ कहाँ जाएंगे? आपकी इंडस्ट्री में जगह है देने के लिए? सर्विसेज में है? नहीं, वो सब सड़कों पे आएंगे और भूख प्यास, फेमिन, हंगर की प्रॉब्लम हमारे सामने हो जाएगी। हम नहीं चाहते हैं। लाइवलीहुड, प्रोटेक्टिंग लाइवलीहुड, हमारे देश के अधिकांश
लोगों के लिए वो हमारा बेसिक धर्म है। ट्रेड हो बहुत अच्छी बात है, कम हो चलेगा, ना हो हम मरेंगे नहीं। लेकिन अगर हम ऐसा कुछ करते हैं कि भारत की सबसे गरीब जनता को, तो मुझे हमेशा याद आता है गांधी जी ने क्या कहा था, पॉलिसी मेकिंग कैसी होनी चाहिए। उन्होंने कहा था जब भी कोई पॉलिसी बनाओ तो ध्यान रखो जो भारत का पुअरेस्ट पर्सन है, आखिरी आदमी जो है नीचे खड़ा हुआ है, उसके ऊपर क्या असर होगा। तो मेरे ख्याल से वो समय आ गया है कि हम अपने आप को रोज रिमाइंड करें पॉलिसी उस पैमाने में अगर देखें तो आप जी उसी हिसाब से बात बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मैं आप दोनों से पूछूंगा, क्योंकि राहुल गांधी ने ये बहुत विस्तार से ये इशू रेज किया है कि जो फ्यूचर जो इकोनॉमी है वो डिजिटल इकोनॉमी की तरफ पूरा बढ़ रहा है और एआई का इस्तेमाल हो रहा है। और पीयूष गोयल साहब ने एक बड़ा अजीब व गरीब स्टेटमेंट भी दिया है कि उनसे पूछा गया भाई $500 बिलियन का आप क्या खरीदेंगे, जब अभी तो आप अमेरिका से 40-45 बिलियन डॉलर का ही आयात कर रहे हैं, तो एकदम से आप $100 बिलियन सालाना क्या चीज़ खरीदेंगे उनसे कि इतना बढ़ाने के उससे। तो पीयूष गोयल ने कहा कि $1.3 ट्रिलियन का आईसीटी इंपोर्ट्स का स्कोप है। आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मोटा मोटी एआई, ये सारी चीज़ें। तो आप उसी संदर्भ में राहुल गांधी ने कहा कि हम जो हिंदुस्तान का सबसे जो कीमती जो चीज़ है वो 1.4 बिलियन 140 करोड़ लोगों का डेटा, और इस डेटा को हम इतने आसानी से किसी को देंगे नहीं। और अगर अमेरिका अगर मांगता है उनके बड़े टेक कंपनियों के लिए कि ये डेटा उनको फ्री में मिले, एक्सेस मिले और वो वहाँ अपने सर्वर में रखें, स्टोरेज, डेटा लोकलाइज, तो हिंदुस्तान को इस चीज़ को लेके पूरा बार्गेन करना चाहिए। ये एक लीवर है। और तो इस संदर्भ में आप अमेरिका के को ही इस तरह का आश्वासन देंगे, या आपको लगता है कि इंडिया को चाइना, ईयू, जापान सबके साथ बार्गेन करना चाहिए? अगर हिंदुस्तान का अगर 140 करोड़ लोगों का डेटा है और उतना कीमती है, फिर तो सबके साथ बार्गेन करना चाहिए। क्यों एक ही देश को क्यों जाके हम वो प्लेटर में दें? तो इसमें क्या सोचा है? वेनु, देखिए, जहाँ तक डेटा का सवाल है, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ इस मामले में। इंडिया को किसी के साथ बार्गेन नहीं करना चाहिए अपना डेटा अपने देश में एआई को बढ़ाने के लिए या डिजिटल प्रोडक्ट्स को बनाने में इस्तेमाल करना चाहिए। और काफ़ी हद तक सरकार इसी लाइन पर थी। मैं याद दिलाना चाहूँगा 2019 में फरवरी महीने में सरकार ने एक ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी निकाला जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि हिंदुस्तानियों का डेटा यहाँ के आर्थिक विकास के लिए उपयोग किया जाएगा, इसीलिए हिंदुस्तान का डेटा किसी और देश से शेयर नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि वो जो ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी आई थी 2019 फरवरी में, वो अब तक उसका फाइनल क्या हुआ किसी को पता नहीं है। ये क्यों, ऐसा क्यों? आपको लगता है कि ये भी डाइल्यूट करने जा रही है सरकार? मुझे कोई उत्तर नहीं है इसके बारे में। यह एक 2019 वाला बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग ड्राफ्ट ई कॉमर्स। हालांकि खबरें ये कहती है कि ट्रंप का प्रेशर बहुत है इस क्षेत्र में। देखिए, जितने विकसित देश हैं सबकी निगाहें इंडिया के डेटा पर है कि इंडिया के डेटा को कैसे अपने कब्जे में लिया जाए, उसका इस्तेमाल करके अपने एआई सिस्टम्स को और कैसे सुधारा जाए, कैसे नए डिजिटल प्रोडक्ट्स को और बढ़िया बनाया जाए। तो ट्रेड अग्रीमेंट्स के थ्रू एक जो शब्द प्रयोग किया जाता है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट, यदि हम लोग यह मान लेते हैं अमेरिका के साथ कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स और अमेरिकन सर्विस सप्लायर्स को हम लोग नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट देंगे, यदि इस चीज़ पे हम सहमत हो जाते हैं अमेरिका के साथ, तब
हमारा डिजिटल फ्यूचर काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो हमें डेटा अपने देश के डिजिटल प्लेयर्स को बढ़ाने में प्रयोग करना चाहिए और किसी देश के साथ शेयर नहीं तो करना इसमें चाहिए। तो आप जो राहुल गांधी ने कहा उससे आप सहमत हो, जो डेटा का पूरा हिंदुस्तान को अपना? मैं असहमत हूं राहुल गांधी से इस हद तक कि उन्होंने कहा कि डेटा निगोशिएटिंग लेवरेज है। मैं कहता हूं डेटा को बिल्कुल निगोशिएटिंग लेवरेज के तरह नहीं देखिए। डेटा को आप अपने देश की उन्नति के लिए प्रयोग कीजिए। और अजय, आप शायद वो डिजिटल टैक्स के बारे में बतलाना चाहेंगे? मैं डेटा के बारे में पहले बताता हूँ। देखिए, सबसे अधिक डेटा जो जनरेट हो रहा है सोशल मीडिया पर या बाकी चीज़ों पर, वो जितने अधिक लोग होंगे उतना अधिक डेटा जनरेट होगा, सबके पास एक्सेस हो गई। तो चाइना मैक्सिमम करता है, चाइना डजंट शेयर। चाइना किसी से डेटा शेयर नहीं करता है, वो डेटा अपने पास रखता है, अपने AI टूल डेवलप कर रहा है और ओपन सोर्स कर रहा है, सबको दे रहा है फ्री में। वो ओपन AI अगर ओपन सोर्स कर रहा है, हाँ, ओपन AI का जो भी उनका जो LLMs डेवलप हो रहे हैं, उसमें मैंने कहीं पढ़ा कि आधा डेटा इंडिया का है। अब सोचिए, हाँ ऑलरेडी, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है कि हमारा डेटा जनरेशन बहुत ज़्यादा है। सारा डेटा US टेक फर्म कैप्चर करती हैं और वहाँ से पहुँच जाता है 2-3 जगह। तो हमको क्या फ़ायदा हो रहा है? हमको तो ये मिल रहा है, उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? बदले में हमें मालूम होना चाहिए न्यारा एनर्जी का केस में 2025 में। देखिए, तो यूरोपियन यूनियन ने न्यारा एनर्जी जो है वो रशियन कोलाबोरेशन से बनी रिफाइनरी है वडनगर गुजरात में, और यूरोपियन यूनियन ने उसको सैंक्शन कर दिया। अमेरिका ने नहीं, यूरोपियन यूनियन ने। माइक्रोसॉफ्ट जो कि अमेरिकन फर्म है, अमेरिका से कोई ऑर्डर उसको नहीं मिला कोई भी एक्शन के लिए, उसने बिना न्यारा एनर्जी को एक भी नोटिस दिए उनके सारे सिस्टम जो थे वो सस्पेंड कर दिए। टीम की एक्सेस, आउटलुक की एक्सेस, बाकी की सब फिर वो जो रिफाइनरी का ऑपरेशन ठप हो गया इसकी वजह से, और अल्टीमेटली हाई कोर्ट में जाकर उसको फिर से रिन्यू कराया गया सारा। तो न्यारा एनर्जी पेमेंट कर रही थी इस सर्विसेज के लिए, उन्होंने बिना नोटिस के कर दिया। अब सोचिए, अगर हमारा मान लिए कि कल को कुछ गड़बड़ हो जाता है, कुछ हमारा रिलेशन US के साथ में, हमारे सारे फ़ोन एंड्रॉयड iOS पर हैं, हमारे सारे विंडोज़ लैपटॉप पर हैं, हमारे एयरपोर्ट से लेकर सारे सिस्टम्स, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम्स, व्हाट्सएप, एवरीथिंग इज़ अमेरिकन। वो चाहें तो बिना आपसे बात के 1 मिनट में वहीं से बटन दबाएंगे, आपका पूरा कंट्री चोक हो जाएगा। और ये न्यारा एनर्जी केस ने साबित कर दिया है कि ये सब चीज़ें फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन नहीं है, हमको रेडी रहना पड़ेगा। और कंट्रीज़ रेडी हैं। चाइना का US टेक से कोई इंटरफेसिंग नहीं है, मोस्टली वो है नहीं। और रशिया का अपना सिस्टम है। ईरान कितना छोटा सा कंट्री है, टेक में वो लोग कहीं भी नहीं है, उनके भी ये सब चीज़ें वो अपनी सिक्योर कर रखते हैं। हम क्यों नहीं? हम तो IT सुपर पावर हैं, हम क्यों नहीं? विंडोज़ 40 साल पहले आया था, हम क्यों नहीं बना सकते हैं? मेरे तो हमें सारी बातें छोड़ के ट्रेड डील सब सेकेंडरी हैं, पहले अपने आप को सिक्योर तो करो। केवल बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं है, ये ज़्यादा गहरी सिक्योरिटी है, हमको तो इसमें कदम लेना चाहिए। मैं बहुत ही दुखी हूँ इस बात से कि हमारे जो IT ज़ार्स हैं वो सब साइलेंट क्यों हैं इस बारे में। तो एक इसी संदर्भ में एक आखिरी सवाल, थोड़ा अगर आप 1-1 मिनट में बता दें, तो जिस तरह ट्रम्प साहब बिहेव कर रहे हैं और जिस तरह का यूनिलैटरलिज्म अमेरिका प्रेशर डाल के सब देशों को कभी पेनल्टी डाल रहा है, कभी विड्रॉ कर रहा है, हमेशा प्रेशर पर रखे हुए, जो राहुल गांधी ने बोला चोक, हिंदुस्तान को केवल नहीं बाकी सबको चोक करके रखा हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में इंडस्ट्रियल पॉलिसी देश कैसे बनाए? क्योंकि ये तो सारा टाइम मूविंग पार्ट्स है। जैसे 24 या 48 घंटे बाद ही मतलब ट्रम्प साहब ने बांग्लादेश से ऐसी डील कर ली कि हमारा टेक्सटाइल, जो हम सोच रहे थे कि टेक्सटाइल एक्सेस मिलेगा, वो एकदम तो आप देश, बाकी जो देश है वो इस तरह के जो अनसर्टनिटी के चलते इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसे बनाएंगे? देखिए, हमने प्रेशर इतना क्यों लिया? यूरोप, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, वो सब सिक्योरिटी के लिए निर्भर हैं US के ऊपर, हम नहीं हैं। हमें इतना प्रेशर लेने की जरूरत ही नहीं थी। हमें सिक्योरिटी भी नहीं मिल रहा। इतना प्रेशर लेने के बाद अगर कोई सिक्योरिटी अम्ब्रेला होता तो आप कुछ हद तक आप उसको जस्टिफाई, वो तो हमारे दुश्मन के साथ रहते हैं हमेशा लड़ाई में,
है ना, हमारे पास कोई थ्रेट नहीं था, यूएस हमें बम करने थोड़ी आ रहा था, हमें जो अच्छा लगे हमें करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, ट्रेड थोड़ा बहुत कम होगा तो होगा, एज ए कंट्री वी विल सर्वाइव। सो अभी इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसे आदमी बनाए इस तरह? इसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी आज के ज़माने में सब देशों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। कुछ वर्षों पहले तक मेन स्ट्रीम इकोनॉमिस्ट जो थे, वॉशिंगटन कंसेंसस में बिलीव करने वाले, उन लोग के लिए तो एक बहुत ही खराब शब्द था। लेकिन अब तो जग जाहिर है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी सब देशों को अमेरिका चाहिए। सबसे अमेरिका बड़ा इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आ रहा है। बिल्कुल। एक चीज मैं कहना चाहूंगा इसमें, जो हमारी पूरी नीति कहिए या जो स्ट्रैटेजी रही यूएस के साथ नेगोशिएट करने में, मुझे लगता है उसमें हम लोग के पास दो हथियार थे जिसका हम लोगों ने प्रयोग नहीं किया है अभी तक। पहला हथियार था कि जैसे ही अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाया, उस समय हम लोग अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड डील निगोशिएशन शुरू हो चुका था। मेरे हिसाब से हमें जो करना चाहिए था, हमें अमेरिका को क्लियर टर्म्स में मैसेज देना चाहिए था कि हम लोग ये बीटीए निगोशिएशंस जारी रखेंगे, लेकिन चूंकि आपने हमारे देश पर इलीगल रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, हिंदुस्तान अमेरिका के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आज से प्रोटेक्ट नहीं करेगा। यह एक चिप था हमारे पास जो हमने इस्तेमाल नहीं हमने अब तक इस्तेमाल नहीं किया है। जो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात है, हिंदुस्तान सही तरीके से अपने आप को, हम लोग कहते हैं हम लोग वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ हैं। बहुत मामलों में हम लोग हैं वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रम्प के रेसिप्रोकल टैरिफ सामने आई, हम लोगों ने एक शब्द नहीं बोला डब्ल्यूटीओ में। यह मौका था। हम तो ब्रिक्स में भी कुछ बोल नहीं रहे हैं। ब्रिक्स तो ग्लोबल साउथ का एक ग्रुपिंग है, वहां भी इंडिया एक आउटलायर की तौर पे देखा जा रहा है। यदि ब्राजील, हम लोग डब्ल्यूटीओ में कुछ देशों के साथ एक पार्टनरशिप कोएलिशन बनाते, तब अभी जो स्थिति आ गई है कि सारे देश प्रेसिडेंट ट्रम्प के रेसिप्रोकल टैरिफ के डर से कंसेशंस दिए जा रहे हैं और आगे कितना कंसेशन और देंगे इसकी शायद कोई सीमा नहीं है, यह स्थिति नहीं आती। वैसे अभी भी बहुत देर नहीं हुआ है। यदि भारत सरकार चाहे तो अभी भी कुछ प्रयास किए जा सकते हैं, एक यूनाइटेड किस्म का स्टैंड लेना 5, 10, 15 डेवलपिंग कंट्रीज के साथ, और उसके परिणाम आएंगे। पहल लेने की बात है। सो धन्यवाद वायर के साथ इस चर्चा में जुड़ने का, और थैंक यू अजय, थैंक यू अभिजीत। बहुत विस्तार से आपने समझाया हमारे श्रोताओं को। जटिल मामले हैं सारे, तो मुझे विश्वास है कि श्रोताओं को काफ़ी कुछ नया एनालिसिस, नया इन्फॉर्मेशन आपसे मिला होगा। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।